कुमार भारती, डाइट प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, डाइट महाराजगंज। आज विज्ञान के इस लाइव यूट्यूब सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज इस यूट्यूब से लाइव सेशन में यूट्यूब के हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत खनिज और धातु के भौतिक और रासायनिक गुण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि खनिज और धातु के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। किसको हम भौतिक गुण कहेंगे, किसी को रासायनिक गुण कहेंगे, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और अपनी एक समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं खनिज किसे कहते हैं। इसके पहले वाले क्लास में आपने इस पर समझ एक विकसित की होगी कि खनिज क्या है। बताया गया था कि खनिज वो तत्व या यौगिक हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, इस पर चर्चा की गई थी। और ये भी बताया गया था कि खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। अगर उनकी गुणों की चर्चा की जाए तो खनिज के भी कुछ निश्चित भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। जैसे अगर अयस्क खनिज की बात, अयस्क खनिज गैंलियन की बात की जाए तो एक चमकीला, चौकोर तथा इसकी जो रासायनिक संरचना होती है, रचना होती है, वो पीबीएस लेड सल्फाइड के रूप से जाना जाता है, जो गैलना होता है। तो खनिजों के कुछ भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। जैसे सारे वस्तुओं के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, खनिज के भौतिक रासायनिक गुण होते हैं। नीचे कुछ खनिजों के चित्र दिए गए हैं जिसको हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार के खनिज हैं। अगर हम खनिजों के भौतिक गुण पर चर्चा करें, जिसको हम इंग्लिश में अगर बात करें फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ मिनरल की बात करें, तो आप जानते हैं कि खनिज हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने आवश्यक हैं। किसी भी देश के भौतिक विकास में भी खनिज कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उनके भौतिक गुण पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो खनिज होते हैं उनके कुछ भौतिक गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो खनिज का गुण होता है वो ये होता है कि वो एक स्वाभाविक रूप से होता है। स्वाभाविक रूप से कहने का मतलब है इट आकर्स नेचुरली इन दी अर्थ, मतलब यह पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कृत्रिम रूप से नहीं पाया जाता है। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के भूगर्भ में प्राप्त किया जाता है और जिसको हम खनन द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। खनिज का सबसे एक इम्पोर्टेंट ये गुण है कि ये स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, मतलब इट आकर्स नेचुरली इन दी अर्थ। ये अजैविक होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार जैविक चीजों के अवशेष से खनिज नहीं बना होना चाहिए। ये अजैविक होना चाहिए, कोई भी जैविक तत्व उसमें मिला नहीं होना चाहिए। तो ये खनिज क्या होते हैं, अजैविक होते हैं। जो तीसरा इसका गुण होता है ये ठोस होना चाहिए। खनिज ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये द्रव की अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो खनिज ठोस होना चाहिए, अगर ठोस है तभी उसको खनिज की श्रेणी में हम रखते हैं। चौथा जो गुण होता है वो ये होता है कि यह एक व्यवस्थित आंतरिक संरचना होनी चाहिए, मतलब इनका जो आंतरिक संरचना होनी चाहिए वह एक रेगुलर पैटर्न पर होना चाहिए, मतलब एक आर्डर के रूप में होना चाहिए। आर्डर का क्रम कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, या नहीं कि पहले के बाद पांचवा। या अगर जो इनका स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर सर्कुलर टाइप का है तो सब जो मालिक्यूल होना चाहिए वो सर्कुलर टाइप का होना चाहिए। मतलब एक रेगुलर पैटर्न में इनकी व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था जो होनी चाहिए, आंतरिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो पांचवा इसका गुण है वो यह है कि इसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होनी चाहिए और वो भी एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर जो ये संरचना होनी चाहिए वो निश्चित होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो इसकी संरचना होनी चाहिए वो एक रेगुलर पैटर्न पर होनी चाहिए, वो एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए।
ये निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत इनकी जो संरचना होती है वो भिन्न भी हो सकती है, लेकिन जो भी हो वो क्या हो, एक रेगुलर पैटर्न पर एक पीरियाडिकली अरेंजमेंट हो, उसका पीरियड के रूप में व्यवस्थित हो। ऐसा ना हो कि एक मालिक्यूल हो, उसके बाद दूसरा मालिक्यूल ना हो, फिर तीसरा मालिक्यूल है, इस तरह का पैटर्न नहीं होना चाहिए। इसका पैटर्न एक रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। तो ये खनिजों के भौतिक गुण हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब बात करते हैं खनिजों के रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण में मुख्य अंतर ये होता है कि जो पदार्थ का भौतिक गुण होता है वो उसके बाह्य इन्वायरमेंट के कारण होता है, अर्थात ताप, दाब, ऊष्मा, इनके कारण जो उसमें परिवर्तन होते हैं वो उसके भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब उसके मॉलिक्यूल में परिवर्तन होते हैं तो उसके साथ साथ उसका जो है पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। उसका पूरा जो व्यवस्था है मैटर की वो चेंज हो जाती है, वो उसका रासायनिक गुण होते हैं, उसका रासायनिक गुण कहे जाते हैं। तो अगर हम बात करें रासायनिक गुण, तो खनिज या जो होते हैं, जो तत्व होते हैं वो रासायनिक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। ये तत्व यौगिक के रूप में भी हो सकते हैं, तत्व के रूप में भी हो सकते हैं। अगर तत्व के रूप में बात करें तो तत्व के रूप में जो मुख्य रूप से जो खनिज पाए जाते हैं, जो धातुओं के रूप में होते हैं, वो सोना, चांदी, लोहा, तांबा ये होते हैं। ये धात्विक खनिज होते हैं। लेकिन कुछ जो है अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, जो तत्व के रूप में पाए जाते हैं, जैसे गंधक, जिसको हम सल्फर कहते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 2 गैसें हैं। ये जो पाई जाती हैं, ये अधातु के रूप में पाई जाती हैं। अधातु में, ये धातु नहीं, ये गैस है। यौगों की रचना धातुओं और अधातुओं की मेल से बनती है। भाई किसी भी यौगिक का निर्माण कम से कम 2 तत्वों के मेल से बनेगा, 2 मालिक्यूल डिफरेंट प्रकार के मालिक्यूलों से मिलकर बनेगा। तो जो यौगिक की संरचना होती है वो धातु और अधातुओं के मेल से बनती है। अगर धातु के भौतिक और रासायनिक गुण की बात की जाए तो धातुएं जानते हैं आप कि धातु किसे कहते हैं। धातुएं वे होती हैं जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती हैं, और इसलिए धनायन बनने की प्रवृत्ति के कारण ही हम उनको धात्विय कहते हैं। उसमें कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे उसमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है, उसमें तन्यता पाई जाती है, वो सुचालक होते हैं। ये कुछ जो है भौतिक गुण होते हैं धातुओं के। लेकिन अगर हम रासायनिक गुण की बात की जाए तो रासायनिक गुण में बात करते हैं कि धातुएं एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो अगर हम आवर्त सारणी में बात करें तो जो धातुएं हैं मध्य में हैं या सबसे बाएं तरफ पाई जाती हैं। प्राचीन काल में सिर्फ 8 ही धातु ज्ञात थी, परंतु वर्तमान समय में जो ज्ञात धातुओं की संख्या है वो लगभग 90 के पास है। जो धातुएं प्राप्त हो आवर्त सारणी में जो प्राप्त हैं, जो पाई जाती हैं, उसमें जो सबसे बाएं तरफ धातुएं हैं उनका धात्विक गुण सबसे अधिक होता है, और जो सबसे इधर मध्य में है उनका धात्विक गुण कम होता है। अगर धातुओं के भौतिक गुण, जैसे पिछले स्लाइड में हम चर्चा कर रहे थे, भौतिक गुण की बात की जाए तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात उनको हथौड़े से पीट-पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय होती है। अगर सोना और चांदी की बात की जाए तो इसमें चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होती है। जो 1 ग्राम चांदी से 2 मीटर लंबा तार हम खींच सकते हैं। धातुओं का सबसे एक महत्वपूर्ण गुण होता है ये कि धातुएं चमकीली होती है, और इसी चमकीलापन के कारण और आघात वर्धनता के कारण इसका प्रयोग आभूषण के रूप में होता है। धातुओं का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है वो बहुत अधिक होता है, और इसी अधिक डेंसिटी के कारण उसमें फैलाव अधिक पाया जाता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, सुचालक होती है। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि चांदी ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, जब चालक होती है। लेकिन अब ये हमारे ज़हन में एक सवाल उठता है, जब सबसे अच्छी चालक होती है तो बिजली के घरों में तार के रूप में हम चांदी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि चांदी सबसे कॉस्टली होती है,
कास्टली इसलिए होती है कि चांदी की खाने बहुत कम पाई जाती हैं, कॉपर की खाने अधिक पाई जाती हैं। जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चीजें पाई जाती हैं वो कम कास्टली होती हैं, जो कम मात्रा में पाई जाती हैं वो अधिक कास्टली होती है, इसलिए उनकी डिमांड अधिक होती है। अब रासायनिक गुण की बात करें धातुओं के, तो धातु के विभिन्न प्रकार के धातुओं से प्रतिक्रिया कर लेती हैं और करके यौगिकों का निर्माण करती हैं। धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। अधिक जो अभिक्रियाशील धातुएं साधारण ताप पर भी जल से आसानी से क्रिया कर लेती हैं। जैसे सोडियम की बात की जाए, पोटेशियम की बात की जाए, तो सोडियम जो है वो साधारण ताप पर भी आसानी से क्रिया कर लेता है जल से। सोडियम और पोटेशियम में बात की जाए तो सबसे जो क्रियाशील धातु होती है वो पोटेशियम होती है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है, लेकिन अक्रियाशील धातु की अगर सबसे कम अक्रियाशील धातु की बात की जाए तो वो गोल्ड होता है। सोना सबसे कम अक्रियाशील होता है, क्रियाशीलता उसकी कम होती है। लेकिन जो कम अभिक्रियाशील धातु होती है वो जल और भाप के साथ गर्म कर जाने पर ही अभिक्रिया करती है। अगर उनको गर्म न किया जाए उन धातुओं को जल और भाप में, तो वो अभिक्रिया नहीं करती हैं। लेकिन जो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं वो हल्के साधारण ताप पर भी आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं। धातुएं अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं, लवण और ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये धातुओं के रासायनिक गुण है। अगर धातुओं के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे भारी जो धातु होती है वो ऑस्मियम होती है, और सबसे जो हल्की धातु होती है वो लिथियम होती है। जो हम अपने घरों में फ्यूज के रूप में टंगस्टन का यूज करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। जब 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है तो ये 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 3500 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है टंगस्टन का। भारत में टंगस्टन का उत्पादन सबसे अधिक जो है राजस्थान के डेगाना खान से होती है। बेडेलाइट जो है जर्कोनियम धातु का अयस्क है। जर्कोनियम धातु होती है, जर्कोनियम एक ऐसी धातु होती है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में दोनों में जल जाती है। जबकि हम देखते हैं कि किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन जर्कोनियम एक ऐसी धातु है जो नाइट्रोजन में भी जलती है। बेरिलियम की एक धातु, बेरिलियम धातु का एक अयस्क है जिसको बेराइल कहते हैं। और जो बेराइटा वाटर है उसको हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें हरा रंग हमको दिखाई देता है। ये हरा रंग जो दिखाई देता है वो बेरियम धातु के कारण दिखाई देता है, और जो लाल रंग दिखाई देता है वो स्ट्रेंशियम धातु के कारण हमको लाल रंग जो है पटाखों में विस्फोट होने पर दिखाई देता है। अगर उत्कृष्ट धातुओं की बात की जाए तो सबसे जो उत्कृष्ट धातु होती है, सबसे जो कास्टली धातु होती है वो सोना होती है, चांदी, पारा, प्लेटिनियम, ये सबसे अधिक जो है उत्कृष्ट धातु होती हैं। और इसमें जो है आसानी से विद्युत प्रवाहित हो जाती है, ये ऊष्मा की बहुत अधिक सुचालक होती हैं। सबसे आघातवर्धनीय जो धातु होती है जिसकी बात जो आसानी से पीट के चादर के रूप में परिवर्तित की जा सकती है वो सोना और चांदी होता है, जिसमें चांदी सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय होती है। विद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक चांदी होती है। अम्लता और क्षारीयता के आधार पर अगर धातुओं की प्रकृति की बात करें तो जो धातुओं की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। धातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर एल्युमिनियम के पृथक्करण की बात की जाए, एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट जब एल्युमिनियम का पृथक्करण हुआ था तो एल्युमिनियम का पृथक्करण सर्वप्रथम 1827 ईस्वी में हुआ था। हम जब प्याज या लहसुन छीलते हैं तो उसमें से गंध आती है, और यह गंध जो है पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है, पोटेशियम की उत्पत्ति का। लेकिन जो हमारे आंख से जो आंसू निकलते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से होता है। निकेल का एक अयस्क है जिसको हम स्मेलेटाइट
स्मेलेटाइट के नाम से जानते हैं। 3 चिबलेट के निष्कर्षण में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो रेडियम धातु है, और एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसको हम गैलियम के नाम से जानते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं जो सोलर पैनलों में लगे होते हैं, उसमें जिस धातु का प्रयोग होता है वो सेलेनियम धातु होती है। और आप जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल होता है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को जो फोटो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ जो धातु लगी होती है, सेलेनियम धातु लगी होती है, वह ऐसी धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम हो, और जब थोड़ा सा भी हल्का सा भी गर्म करे तो वहाँ जो है इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। पोटेशियम कार्बोनेट को हम पर्ल एस के नाम से जानते हैं। पर्ल एस की अगर बात की जाए तो उसका जो रासायनिक नाम होता है वो पोटेशियम कार्बोनेट होता है। निकल, आयरन, क्रोमियम से बनी मिश्र धातु को हम नाइक्रोम प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम के तारों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो ये हम चर्चा कर रहे थे धातु खनिज के भौतिक और रासायनिक गुण पर, जिस पर हमने चर्चा की, एक समझ विकसित करने की कोशिश की। और इसी के साथ साथ आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।